भाग 1 कबाड़ का महासागर। नजदीक से देखिए, आपकी आंखों के सामने जो ये वीरान मंजर फैला है, ये है लेक रस्टी। फेडरेशन के दस्तावेजों में इसका नाम है स्पेशल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट संख्या 23, लेकिन आम जबान में इसे आर्टिफैक्ट कफनगाह या कबाड़ का कब्रिस्तान कहा जाता है। इंद्र जानता है कि इस जगह का वजूद सिर्फ कचरे के ढेर तक सीमित नहीं है। जैसे जैसे सभ्यता ने तरक्की की, सार शक्ति अर्थात एसेंस पावर से चलने वाली कलाकृतियों ने इंसानों को बेहिसाब ताकत दी। एक जमाना था जब ये जादुई यंत्र सिर्फ महानायकों के हाथों की शोभा बढ़ाते थे, मगर आज ये आम आदमी की जेब में पड़े खिलौने बन गए हैं। जिंदगी आसान तो हुई, लेकिन इसी आसानी ने जन्म दिया इस विशालकाय कचरे के पहाड़ को। इंद्र इस कचरे की फितरत को बखूबी पहचानता है। ये कोई साधारण कूड़ा नहीं है। इन टूटे फूटे यंत्रों में अब भी अस्थिर स्पिरिट शक्ति बची होती है। जरा सी चूक और एक भयानक विस्फोट। इसीलिए शहर की चकाचौंध से मीलों दूर इस जहरीले दलदल के बीच डंपिंग ग्राउंड बनाया गया है। आसमान पीले जहरीले कोहरे से ढका हुआ था। नीचे दलदल से उठती सड़ांध नाक में दम कर रही थी। तभी दूर कहीं एक हल्का धमाका हुआ। किसी पुराने यंत्र की बची खुची ऊर्जा फट पड़ी थी, जिसने पास के कचरे के पहाड़ का आधा हिस्सा हवा में उड़ा दिया। धूल और धुएं के गुबार ने पल भर के लिए सूरज को ढक लिया। बाहरी दुनिया के लिए ये जगह वर्जित क्षेत्र थी, जहां जिंदगी का पनपना नामुमकिन था। लेकिन इंद्र के लिए यही उसका घर था। कचले के एक विशाल टीले की ओट में दुबका हुआ इंद्र अपनी जीभ से सूखे होंठों को गीला कर रहा था। जैसे ही हवा में उड़ी धूल वापस जमीन पर बैठी, उसने अपनी जगह थोड़ी और पक्की कर ली। उसने अपनी कलाई पर बंधी पुरानी घड़ी पर नजर डाली। वक्त हो गया, उसने मन ही मन बुदबुदाया। घड़ी की सुई कांप उठी। दोपहर के 3:52 और 38 सेकंड। इंद्र के चेहरे पर एक शिकारी मुस्कान तैर गई। ये कोई मामूली घड़ी नहीं थी। जहां दूसरों के लिए ये खतरे की घंटी होती, वहीं इंद्र जैसे कचरा बचाओ कर्मी यानी स्कैवेंजर के लिए ये पार्टी शुरू होने का अलार्म था। तभी आकाश में एक जानी पहचानी गूंज सुनाई दी। गन। उत्तर दिशा के क्षितिज पर दर्जन भर काले बिंदु उभर आए। इंद्र ने अपनी आंखें सिकोली और चश्मे के फ्रेम पर लगे एक छोटे से ग्लिफ को उंगली से टैप किया। स्वाह! चश्मे के शीशों पर लाल रंग की परत चढ़ गई। उसकी शिकानी घड़ी ने हवा में गूंजती फ्रीक्वेंसी को पकड़ लिया और एक खास जहाज पर लॉक हो गई। कचरा जहाज संख्या 1327, आज तुम ही मेरा शिकार हो। इंद्र इसी कब्रिस्तान की खाक छान कर बड़ा हुआ था। वो जानता था कि नंबर 1327 शहर की सबसे रईस इलाके अपर ईस्ट साइड से आता है। अमीर साधकों का फेंका हुआ कचरा, यानी सोने की खान। उसने आव देखा न ताव, वो बिजली की रफ्तार से कचरे के पहाड़ पर चढ़ने लगा। उसका लक्ष्य तय था, जहाज 1327 के ठीक नीचे की जगह हथियाना। अभी वो कुछ ही दूर बढ़ा था कि पास के टीले के पीछे से 1 दर्जन हट्टे कट्टे लोग हाथों में लोहे की रॉड और फावड़े लिए निकल आए। इंद्र, हरामजादे, फिर आ गया मेरी रोटी छीनने, एक भारी आवाज गूंजी। ये मोटू सानू था। इंद्र का इरादा लड़ने का बिल्कुल नहीं था। वो हंसा और दौड़ते दौड़ते ही अपनी कमर को एक अजीब कोण पर मोड़ा। सानू का भारी भरकम हाथ हवा में झूलता रह गया। इंद्र ने फुर्ती से उसे चकमा दिया। अरे मोटू दादा, यहां सब पेट की आग बुझाने आए हैं, इंद्र ने चढ़ाते हुए कहा। खेल बस इसका है कि किसके पैरों में कितनी जान है। वैसे आपको थोड़ा वजन कम करना चाहिए। मोटू सानू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने साथियों को ललकारा, पकड़ो साले को। वे लपके, लेकिन कचरे का ढेर अस्थिर था। उनके भारी कदमों से कूड़ा खिसकने लगा, जबकि इंद्र किसी पहाड़ी बकरे की तरह छलांगे मारता हुआ ऊपर चढ़ रहा था। हे भगवान, अगर तेरी आंखें हैं तो अभी इस पर बिजली गिरा दे, सानू ने खींचकर बद्दुआ दी। और जैसे सानू की जबान पर सरस्वती बैठी थी, ठीक उसी पल इंद्र के बगल वाला कचरे का पहाड़ ऊर्जा के दबाव से फट पड़ा। धातु के नुकीले कल पुर्जे किसी बाढ़ की तरह सुनामी बनकर इंद्र की तरफ लपके। अरे सच में हो गया! सानू के गुर्गे हक्के बक्के रह गए। धूल के उस बवंडर के बीच से इंद्र की चीख सुनाई दी, छोटू काले, बचा ले भाई! शन्नन! बिजली की तेजी से एक काली लकीर हवा में कौंधी। ये एक पुरानी, जंग लगी मगर बेहद शक्तिशाली उड़ने वाली तलवार थी। उसने धातु की उस बाड़ में एक सुरक्षित सुरंग खोद दी।
इंद्र ने हवा में ही तलवार की मूठ थामी और उसे ढाल बनाकर मलबे के बीच से रास्ता बनाने लगा। तभी आसमान चीरते हुए वे विशालकाय कचरा जहाज ठीक उनके ऊपर आ पहुंचे। क्रैश! विशाल कछुओं जैसे दिखने वाले उन जहाजों के पेट खुले और टनों के हिसाब से कचरा, टूटी मशीनें और धातु के टुकड़े नीचे गिरने लगे। ऐसा लगा जैसे आसमान गिर रहा हो। मोटू सानू और उसकी टोली को जान बचाने के लिए पीछे भागना पड़ा, लेकिन इंद्र, वो अब भी अपनी उस काली तलवार पर सवार था, प्राण शक्ति यानी स्पिरिट पावर की तरंगों को चीरता हुआ अपने तजुर्बे का इस्तेमाल कर रहा था। गिरते हुए मलबे के बीच वो उस शांत क्षेत्र को तलाश रहा था जहां वो सबसे पहले पहुंच सके। करीब 10 मिनट तक कचरे की बारिश करने के बाद जहाज गरजते हुए वापस लौट गए। धूल थोड़ी छंटी तो मोटू सानू और उसके लोग हांफते हुए केंद्र की ओर लपके। वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कचरे के सबसे ऊंचे और सबसे ताजे पहाड़ की चोटी पर इंद्र आराम से पालथी बारे बैठा था। वो मुस्कुरा रहा था। शिट! सानू का पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। सानू जानता था कि अब इंद्र से लड़ने का मतलब है बाकी शिकारियों को मौका देना। इंद्र ने सबसे मालदार ढेर पर कब्जा कर लिया था। तभी सानू की नजर अपने ही पैरों के पास पड़े एक टूटे हुए क्रिस्टल प्रोसेसर पर पड़ी। वो उसे उठाने ही वाला था कि इंद्र की आवाज आई। अरे मोटू दादा, छोड़िए ना ये सब। इंद्र ने ऊपर से आवाज लगाई। हम सब यहाँ रोजी रोटी के लिए ही तो हैं। माना पिछली बार मैंने आपसे वो स्टारलाइट सीपीयू छीन लिया था, पर क्या उस पुरानी बात को लेकर हम जान के दुश्मन बने रहेंगे? इंद्र ने अपनी जेब से एक चमकती हुई चीज निकाली और नीचे फेंकी। सानू ने उसे लपक लिया। ये देखिए, विरेडियन ड्रैगन गिल्ड का बनाया हुआ एकदम नया ब्रेव ड्रैगन 17 सीपीयू अभी मिला है। इसे मेरी तरफ से इज्जत का नजराना समझिए बड़े भाई। अब से हम दोस्त हैं, ठीक है? सानू हाथ में वो कीमती प्रोसेसर देखकर सन्न रह गया। तू सच कह रहा है? अरे जल्दी कीजिए। इंद्र ने पश्चिम की ओर इशारा किया। वो देखिए, पगला दाशु के लोग आ रहे हैं। वे लोग आपकी तरह अकेले नहीं आते, पूरा झुंड आता है। अगर वे यहां पहुंच गए तो एक पेच भी नहीं बचेगा। मोटू सानू ने नफा नुकसान तौला। हाथ में बेशकीमती सीपीयू और सामने आता हुआ पगला दाशु का खतरा। उसने तुरंत इंद्र को थम्स अप दिखाया। ठीक है पट्टे, मान गए तेरी दिलेरी। चल लड़के, जितना हो सके माल समेट लो। सानू और उसके लोग दूसरी तरफ बिखर गए। जैसे ही वे लोग ओझल हुए, इंद्र ने राहत की एक लंबी सांस छोड़ी। वाह! लेकिन अगले ही पल उसकी चेहरे की वो दरियादिल मुस्कान गायब हो गई। उसकी जगह एक गहरे दर्द और कंजूसी ने ले ली। उसका चेहरा ऐसा हो गया जैसे कलेजा कट गया हो। वो मन ही मन चीखा, अबे ओ मोटू, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। कितनी मुश्किल से ढूंढा था वो ब्रेव ड्रैगन 17 और अब वो तेरा हो गया। बस तू इंतजार कर। क्या तुझे लगता है इस गिद्ध इंद्र से छीनना इतना आसान है? आज तूने मेरा जो खाया है उसे एक दिन उगलना पड़ेगा। जो दिया है उसे ब्याज समेत वसूलूंगा, और ब्याज मूल से ज्यादा होगा। मैं साबित करके रहूंगा कि लोग मुझे जान से ज्यादा पैसे को प्यार करने वाला गिद्ध क्यों कहते हैं। उसने जोर से सिर झटका। नहीं, अब और रोना धोना नहीं, समय कम है। उसने चश्मे को नाक पर ठीक किया, दोनों हाथों को आपस में रगड़ा और भूखी नजरों से कबाड़ के ढेर को देखा। पगला दाशु के लोग मोटू से भी ज्यादा खतरनाक हैं। उनके आने से पहले मुझे ये ढेर साफ करना होगा। और इसी के साथ इंद्र एक नए जोश के साथ ताजे कचरे के ढेर पर टूट पड़ा। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद। भाग 2, कबाड़ का वर्कशॉप। गहरी रात का सन्नाटा छाया हुआ था। फ्लोटिंग स्फीयर सिटी के सबसे निचले, सबसे सस्ते और जर्जर इलाके मॉर्निंग सन विलेज में आसमान धुएं की एक मोटी काली चादर में लिपटा हुआ था। हवा में कचरे और रसायनों की तीखी गंध थी जो किसी भी नए आदमी का दम घोंट दे, लेकिन यहां रहने वालों के लिए यह हवा पानी समान थी। कचरा शोधन संयंत्र की विशाल दीवारों से सटा हुआ एक परित्यक्त इमारत के 50 वर्ग मीटर के कमरे में इंद्र का छोटा सा संसार बसा था, उसका वर्कशॉप। बाहर से देखने पर यह एक साधारण रहने लायक कमरा लगता था, लेकिन अंदर का नजारा किसी पागल वैज्ञानिक की प्रयोगशाला से कम नहीं था। छत से रस्सियों के सहारे सैकड़ों पुराने क्रिस्टल प्रोसेसर्स लटके हुए थे जो हवा में झूलते हुए किसी कंकाल की खोपड़ियों की तरह लगते थे। इन्हीं कबाड़ के ढेर, पुराने कलपुर्जों और धूल भरी किताबों के बीच इंद्र का जीवन सांस लेता था।
इंद्र अपनी पुरानी घिसी पीटी पुआल की चटाई पर जमा हुआ था। उसके हाथों में एक चांदी सफेद रंग की घन यानी क्यूब के आकार की वस्तु थी, जिसे उसने आज ही कचरे के ढेर से अपनी जान पर खेल कर निकाला था। उस वस्तु को हाथ में लेते ही इंद्र की आंखें किसी भूखे भेड़िए की तरह चमक उठीं। अरे बाप रे! इंद्र लगभग चिल्ला पड़ा। उसके होठों पर लालच तैर आया। ये तो 1000 इल्यूजन गिल्ड का नया मॉडल है, एक असली 3D होलोग्राम प्रोजेक्टर। बाजार में इसकी कीमत 20,000 से कम नहीं होगी। अगर मैं इसे ठीक कर सका तो कम से कम 10,000 रुपए तो सीधे जेब में। उसने अपनी पीठ पीछे रखी काली तलवार की ओर देखा और खुशी से कहा, ओ मेरे छोटे काली, इस बार तो हमने सच में बड़ा शिकार पकड़ा है। इंद्र की पीठ पर टिकी हुई वो लंबी रहस्यमयी काली तलवार जैसे उसकी बात समझ गई हो। उसने जवाब में आनंद से अपने पंख फड़फड़ाए और एक हल्की झंझनाहट पैदा की। इंद्र ने चुनौती भरे स्वर में पूछा, बताओ छोटे काली, इसे खोलने और जोड़ने में मुझे कितना समय लगेगा? काली तलवार ने हवा में एक आभासी अंक बनाया, 50। इंद्र हंसा, 50 सेकंड? लगता है तुम आज मुझे कम आंक रहे हो। इंद्र ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। पल भर में उसकी चंचलता गायब हो गई और चेहरे पर एक बेहद शांत, तीक्ष्ण आत्मविश्वास छा गया। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसकी उंगलियां हरकत में आ गईं। उसके हाथ मानो इंसान के हाथ न रहकर प्रकाश की किरणें बन गए हों। स्क्रू ड्राइवर, चांदी की चिमटियां, सुइयां, सारे औजार उसकी उंगलियों के इशारों पर नाचने लगे। गति इतनी तेज थी कि देखने वाले को केवल औजारों की चमक और हाथों की धुंधली परछाई दिखाई देती। चटपट चट, रोशनी का वो बादल छटा। प्रोजेक्टर जो अभी एक ठोस टुकड़ा था, अब ठीक 39 सेकंड में 425 अलग अलग बारीक हिस्सों में बिखर चुका था। 50 सेकंड की शर्त इंद्र जीत चुका था। उसने माथे से पसीना पोंछा और एक आवर्धक लेंस आंखों पर लगाकर सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की जांच करने लगा। टस्क टस्क, वो किसी नशे में डूबे हुए पारखी की तरह बड़बड़ाया। मानना पड़ेगा, इस 1000 इल्यूजन गिल्ड के कारीगर सचमुच जादूगर हैं। क्या बनावट है! लेकिन सबसे कमाल की चीज ये मास्टर क्रिस्टल चिप है। वो एक नाखून के बराबर चिप को रोशनी में घुमाकर देख रहा था। इस नन्ही सी जान पर 300 से ज्यादा ग्लिफ उकेरे गए हैं। नहीं रुको, ये तो क्रिस्टल फोल्डिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, यानी परतों के अंदर परतें। 1000 से भी ज्यादा ग्लिफ एरे! ये तो मेरी सोच से भी परे है। अगले 3 घंटे तक इंद्र उस जटिल ग्लिफ विन्यास को समझने में माथापच्ची करता रहा। उसका ज्ञान अभी एक जूनियर आर्किटेक्ट तकनीशियन स्तर का ही था, जो इस मास्टरपीस को समझने के लिए काफी नहीं था। थोड़ी निराशा हुई, लेकिन इंद्र ने हार नहीं मानी। उसने अपना स्पिरिट एसेंस एनर्जी स्टोरेज इक्विपमेंट निकाला, एक ऐसा यंत्र जो ऊर्जा के प्रवाह को जांचता था। जैसे ही उसने यंत्र लगाया, उसके चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। किस्मत अपनी मुट्ठी में है, चिप एकदम सही है। खराबी प्रोजेक्टर के दिमाग में नहीं, बल्कि इस मामूली एनर्जी स्टोरेज की एक क्रिस्टल नाली में है। शायद ज्यादा बिजली आने से जल गई होगी। इसे बदलना तो बाएं हाथ का खेल है। इंद्र ने तुरंत अपने कबाड़ के भंडार से एक सही आकार की नाली ढूंढी और उसे फिट कर दिया। पलक झपकते ही उसने उन 425 हिस्सों को वापस जोड़ दिया। मरम्मत पूरी हो चुकी थी। इंद्र ने जैसे ही स्विच ऑन किया, उपकरण के सफेद हिस्से से एक नीली फ्लोरेसेंस रोशनी फूटी, बीच से एक किरण निकली और हवा में एक विशाल सजीव 3D होलोग्राम बन गया। शुरुआत में इंद्र ने फेडरेशन की खबरें देखी। तस्वीर एकदम साफ, आवाज स्पष्ट। काम सफल रहा। मन बहलाने के लिए उसने चैनल बदला। रोशनी झिलमिराई और कमरा एक स्टेडियम के शोर से गूंज उठा। होलोग्राम में 1 लाख लोगों की भीड़ दिखाई दे रही थी, जिनकी मिलीजुली आवाज आसमान चीर रही थी, रिया रिया रिया। मंच के बीचों बीच दूधिया सफेद पोशाक में रिया सेन खड़ी थी। वह एक अनाथ लड़की थी जो अपनी जादुई आवाज के दम पर आज फेडरेशन की सबसे लोकप्रिय गायिका बन चुकी थी। जैसे ही उसने अपना मशहूर गाना मनुष्य का साधना का 40,000 साल तुम मिले दिल खिले शुरू किया, माहौल में रोमांच दौड़ गया। रिया सेन का प्रदर्शन देखकर इंद्र का खून खोलने लगा। उसकी नसें तन गई। उसे अनायास ही अपने बचपन के गुरु दादा मोहन राम की बातें याद आ गई, जिन्होंने उसे हमेशा एक मास्टर कारीगर, मास्टर आर्टिफिशियर बनने के लिए प्रेरित किया था। इंद्र ने खुद को झकझोड़ा, मैं इतना क्यों सोच रहा हूं, मैं कबाड़ी हूं तो क्या हुआ। उसके चेहरे पर वही पुरानी जिद्दी और ढीठ मुस्कान लौट आई। उसने अपनी ब्लैकविंग तलवार की ओर देखा और मुट्ठी भींच ली। अगर रिया सेन एक मामूली अनाथ होकर बिना किसी सहारे के फेडरेशन की सबसे बड़ी स्टार बन सकती है, तो मैं इंद्र एक मामूली कूड़ा बिनने वाला लड़का होकर एक मास्टर आर्टिफिशियर क्यों नहीं बन सकता। इंद्र की आंखों में एक अजीब सी दीवानगी थी। उसने अपने मन की गहराइयों में उस वाक्य को दोहराया जो उसे जिंदा रखता था। इंसान को सपने देखने चाहिए, भले ही वे एक दिन सच ना हो, लेकिन सपने होने जरूरी हैं। प्रिय दोस्तों,
अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद। भाग 3 अतीत की गूंज। एक कान फाड़ देने वाली चीख ने भोर की शांति को भंग कर दिया। इंद्र की नींद किसी धमाके की तरह टूटी। वो बिस्तर से ऐसे उछला जैसे किसी ने उसे आंख पर लिटा दिया हो। उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने में भीगा हुआ था और सांसें किसी धौंकनी की तरह चल रही थीं। खिड़की के बाहर सुबह की पहली मध्यम रोशनी झांक रही थी, लेकिन इंद्र की आंखों में अब भी उस भयानक सपने का अंधेरा छाया हुआ था। उसके कानों में अब भी टायरों की चीख और इंजन की दहाड़ गूंज रही थी। सपना वही पुराना था, एक दूसरी दुनिया, एक दूसरा जीवन, जहां वो ट्रेसलेस हैंड यानी सुरागहीन हाथ के नाम से मशहूर एक दिग्गज अंडरग्राउंड रेसर था। वो रफ्तार का बादशाह था, लेकिन सपने कांत हमेशा उसी दर्दनाक आखिरी दौड़ पर होता था। ये दुस्वप्न उसका सबसे गहरा राज था, उसकी यादों की किताब का एक जला हुआ पन्ना, जो उसे बार बार याद दिलाता था कि वो सिर्फ एक कूड़ा बीनने वाला लड़का नहीं, बल्कि कुछ और भी है। कमरे के पुराने होलोग्राम प्रोजेक्टर पर अपने आप एक क्लासिक गाना बजने लगा। संगीत की धुन ने उसे वर्तमान में खींचा। आधे मिनट तक इंद्र किसी बेजान कठपुतली की तरह खड़ा रहा। पसीने की बूंदें उसकी नाक से टपक रही थीं। वो नहीं जानता था कि वो सपना था या पिछले जन्म की कोई भूली बिसरी याद, लेकिन उस मौत के एहसास ने उसे एक बात सिखा दी थी, जिंदगी की कीमत। बाहर फ्लोटिंग स्पीयर्स सिटी अंगड़ाई लेकर जाग रहा था। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां विज्ञान और आध्यात्म एक साथ चलते थे। आसमान में आध्यात्मिक शक्ति का तेज फैला हुआ था। खेत जोतने वाले किसान जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रहे थे। उनके शरीरों पर गुदे हुए चमकीले ग्लिफ सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। इस विशाल और जादुई दुनिया के बीच इंद्र की हैसियत समुद्र में एक बूंद जैसी थी। हेवंस ओरिजिन सेक्टर का एक आम गरीब हाई स्कूल छात्र। इंद्र ने मुट्ठी भींची और खुद को समझाया, कल जो हुआ वो मर चुका है, वो अतीत था, लेकिन आज जिंदा है। आज मैं सांस ले रहा हूं और कल को बदलने की ताकत रखता हूं। मैं वो रेसर नहीं, मैं इंद्र हूं और मेरा लक्ष्य है एक महान मास्टर आर्टिफिसर बनना। इंद्र कंजूस था, या यूं कहें कि हालात ने उसे ऐसा बना दिया था। स्कूल 30 मील दूर था और सबवे का किराया उसे गवारा नहीं था। किराया बचाओ, शरीर बनाओ, उसका यही मंत्र था। उसने अपने शरीर में आत्मा के सर्प की देह कला को सक्रिय किया। अगले ही पल वो हवा से बातें कर रहा था। उसके पैर जमीन को कम और हवा को ज्यादा छू रहे थे। हर कदम पर वो 20-20 मीटर लंबी छलांग लगा रहा था। वो किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि बिजली की एक कौंध की तरह भाग रहा था। उसका पहला पड़ाव स्कूल नहीं, बल्कि स्कूल के पास वाली एक गली थी, जहां रतन की सेकंड हैंड दुकान थी। उसकी जेब में वो होलोग्राम प्रोजेक्टर था, जिसे उसने रात भर जागकर ठीक किया था। जंग लगे साइन बोर्ड के नीचे दुकान की खिड़की खुली। अंदर से एक गंजा सिर और लोमड़ी जैसी चालाक आंखों वाला चेहरा बाहर आया। ये बूढ़ा रतन था। उसकी मुस्कान में इतनी धूर्तता थी कि शैतान भी शर्मा जाए। लेकिन इंद्र के लिए यही धूर्त बूढ़ा उसका बैंक था। उसे प्राइवेट हाई स्कूल की भारी भरकम फीस भरनी थी, अपनी साधना के लिए एसेंस पिल खरीदनी थी और नए औजार भी चाहिए थे। उसके शोध के लिए कबाड़ काफी था, पर फीस के लिए असली नोट चाहिए थे। रतन दादा की हंसी किसी पुराने इंजन के स्टार्ट होने जैसी थी। अरे बाप रे, साक्षात धन के देवता मेरी गरीब कुटिया में पधारे हैं। ओ मेरे छोटे शैतान, आज क्या खजाना लाए हो मेरे लिए। इंद्र ने तुरंत अपने तेवर दिखाए। बस अपनी चिकनी चुपड़ी बातें बंद करो चालाक बुढ़े। पहले ही बता दूं, अगर तुम अपनी चड्डी भी हार जाओ तो भी मैं 1 पैसे की छूट नहीं दूंगा। रतन दादा ने प्रोजेक्टर हाथ में लिया। उसे परखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। माल तो असली है। ठीक है, मैं तुम्हें 9,500 दूंगा, क्या कहते हो। इंद्र ने एक पल सोचा, फिर सिर हिलाया। मुझे इतने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ 9,000 चाहिए। रतन हैरान हुआ। और बाकी 500? इंद्र ने नजरें घुमा ली। बाकी 500 वो पास वाली मिस वैंग को दे देना। बस कहना कि तुमने ताश में जीते हैं और खुशी में बांट रहे हो। मेरा नाम मत लेना, और हाँ, मेरा पैसा सीधे बैंक अकाउंट में डाल देना। इंद्र के दिल में एक सुकून था। 9,000 का दाम बाजार के भाव के काफी करीब था। दुनिया के लिए रतन एक कंजूस व्यापारी होगा, लेकिन इंद्र जानता था कि गुरु मोहन राम की मौत के बाद इसी बूढ़े ने उसे एक अनाथ की तरह नहीं, बल्कि अपने बेटे की तरह संभाला था।
सौदा पक्का हो गया। इंद्र ने हाथ हिलाया और जाने के लिए मुड़ा। उसका शरीर पसीने से लथपथ था, सिर से हल्का सफेद धुआं निकल रहा था, जो उसकी भयानक दौड़ का सबूत था। उसे स्कूल की सुबह की सभा यानी असेंबली के लिए देर हो रही। रुक और छोटे शैतान! पीछे से रतन दादा की गंभीर आवाज आई। इंद्र ने जानबूझकर खींचते हुए मुड़कर देखा। अब क्या है, मर जा बुढ़े, तुझे 500 रुपए का कमीशन कम लग रहा है क्या? लेकिन इस बार रतन दादा की आंखों में मजाक नहीं था, वे बेहद संजीदा थे। सुन लड़के, उनकी आवाज भारी हो गई, यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा में अब बस 100 दिन बचे हैं। तुझे ठीक से तैयारी करनी होगी। याद रख, कबाड़ जोड़ना एक हुनर है, पर एक सच्चे मास्टर आर्टिफिसर के सामने तेरी आज की दक्षता का कोई मोल नहीं है। अगर बड़ा बनना है तो तुझे वो परीक्षा पास करनी ही होगी। इंद्र के कदम ठिठक गए। उसने रतन की आंखों में छिपी चिंता और प्यार को महसूस किया। उसने जोर से अपनी मुट्ठी बांधी, इतनी जोर से कि नाखून हथेलियों में गड़ गए। उसने बिना पलटे दृढ़ आवाज में जवाब दिया, चिंता मत करो रतन दादा, मैं दाखिला लेकर रहूंगा, ये मेरा वादा है। और अगले ही पल वो हवा के झोंके की तरह स्कूल की ओर उड़ चला। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद। भाग 4, अंतिम मिनट की दौड़। इंद्र ने अपने शरीर को किसी तीर की तरह छोड़ दिया। वो एक भूखे चीते की रफ्तार से भागा और ठीक उस पर स्कूल के लोहे के गेट पर पहुंचा जब वो बंद होने ही वाला था। उसने ब्रेक लगाए और गेट के पास रुकते ही घुटनों पर हाथ रखकर लंबी सांस ली। उसने अपनी कलाई घड़ी देखी, सुबह के 7:29। बाल बचा, ठीक 1 मिनट पहले। इंद्र के दिल की धड़कन, जो कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी, थोड़ी शांत हुई। वो जानता था कि जिस जगह वो खड़ा है, क्रिम्सन निम्बस सेकेंड स्कूल, वो अब कोई साधारण स्कूल नहीं रह गया था। ये कसाई खाना था, एक युद्ध का मैदान था, जिसे क्रेजिड यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए तैयार किया गया था। स्कूल के मुख्य द्वार के बीचों बीच हवा में तैरता हुआ एक विशाल होलोग्राम किसी जल्लाद की तरह हर छात्र को उसकी औकात याद दिला रहा था। प्रवेश परीक्षा के लिए शेष समय 99 दिन 18 घंटे 32 मिनट 57 सेकंड। लाल रंग के वे अंक हर सेकंड बदलते और हर छात्र के सीने पर एक अदृश्य चोट करते। माहौल में इतना दबाव था कि हवा भी भारी लगती थी। दीवारों पर लटके नारे किसी ईश्वरीय आदेश की तरह घूर रहे थे। जब तक पढ़ाई मौत के करीब न पहुंचा दे, तब तक रुकना मत। 1 मेरिट पॉइंट का मतलब है हजारों को कुचलकर आगे बढ़ना। इंद्र जैसे छात्रों के लिए ये सिर्फ नारे नहीं थे, ये जिंदा रहने के मंत्र थे। हजारों छात्रों की भीड़ किसी बाढ़ की तरह खेल के मैदान की ओर बह रही थी। इंद्र भी उस समुद्र में समा गया। मैदान में पहुंचते ही ये भीड़ पानी और तेल की तरह 3 अलग-अलग हिस्सों में बंट गई। ये विभाजन क्रूर था, जो साफ बता रहा था कि समाज में किसकी क्या हैसियत है। सबसे आगे था महत्वपूर्ण वर्ग, यानी दी एलीट क्लास। ये मुट्ठी भर केवल 40 छात्र थे। उनके बदन पर स्वर्ग के रेशम से बने विशेष ऑर्डर पर तैयार किए गए कपड़े थे। वे महंगे जादुई गहनों और कलाकृतियों से लदे हुए थे। वे ऐसे खड़े थे मानो वे छात्र नहीं, बल्कि देवता हों जो गलती से इंसानों के बीच आ गिरे हों। इंद्र जानता था कि सिर्फ यही वे लोग हैं जिनमें 9 अभिजात विश्वविद्यालयों को चौंकाने का दम है। उनके पीछे था आरोही वर्ग, यानी दी असेंडिंग क्लास। यहां भीड़ सबसे ज्यादा थी, करीब 700-800 छात्र। ये अमीर व्यापारियों के बच्चे थे जिनके कपड़े रेशमी तो थे, पर कस्टम मेड नहीं। उनकी ताकत उनकी प्रतिभा नहीं, बल्कि उनके बाप दादा का पैसा थी। और अंत में सबसे पीछे सामान्य वर्ग, यानी दी ऑर्डिनरी क्लास। 100 के करीब छात्र, फटी पुरानी सस्ती यूनिफॉर्म पहने, थके हुए चेहरे। ये मजदूरों और गरीबों के बच्चे थे। इस महंगे स्कूल में उनका वजूद पानी में मछली जैसा था, जो कभी भी गायब हो सकती थी। इंद्र इसी दुनिया का हिस्सा था और उसने चुपचाप भीड़ में अपनी जगह बना ली। वो अभी खड़ा ही था कि उसके कंधे पर किसी का पसीने से भीगा भारी हाथ पड़ा। अरे इंद्र, छोटे शैतान, तू आ गया। ये सौरभ था। उसकी आवाज में एक अजीब से उत्तेजना थी। आज देख, आज मंच पर कौन आला है। इंद्र ने नजरें उठाईं। मंच पे स्कूल के मुख्य प्रशिक्षक दिव्येंदु चौधरी और पूरा प्रशासन नतमस्तक खड़ा था। कौन है वो वीआईपी? इंद्र ने पूछा।
सौरभ की आवाज कांप उठी। अरे यार, तूने नहीं सुना? ये हिमांशु खेत्री हैं, साक्षात वीएंड ब्लेड हिमांशु खेत्री। ये नाम सुनते ही इंद्र के रोंगटे खड़े हो गए। हिमांशु खेत्री इस स्कूल का वो पूर्व छात्र जो एक किंवदंती बन चुका था। एक ऐसा लड़का जो बस्ती की नालियों से निकला और अपनी तलवार के दम पर फेडरेशन का सबसे युवा फाउंडेशन स्टेज कल्टीवेटर बना, जिसने सेना में जाकर राक्षसी जानवरों के पहाड़ खड़े कर दिए और आज क्रिम्सन निम्बस ग्रुप का मैनेजर बनकर सोने चांदी में खेल रहा है। सौरभ ने फुसफुसाते हुए कहा, सुना है उसने सिल्वर व्हाइट बीच पर 70-80 मिलियन डॉलर का विला खरीदा है, रोज पार्टियां करता है। सौरभ की आंखों में ईर्ष्या और लालच साफ झलक रहा था। इंद्र जानता था कि सौरभ ही नहीं, यहां खड़ा हर गरीब बच्चा अगला हिमांशु खेत्री बनना चाहता था। वो देखो, वो आ गया, किसी ने चिल्लाया। इंद्र की कलाई की घड़ी थरथरा उठी। ये किसी बहुत तेज चीज के आने का संकेत था। उसने पूर्व दिशा में देखा। क्षितिज से काली बिजली कौंधी। रफ्तार इतनी तेज थी कि पलक झपकने से पहले ही वो चीज खेल के मैदान के ठीक ऊपर आके स्थिर हो गई। वो एक काला उड़ने वाला शटल था। उसका आकार पानी की बूंद जैसा सुडौल और किसी काले हीरे जैसा चमकदार था। उस मशीन से एक ऐसा खतरनाक आभा यानी ऑरा निकल रहा था जिसने हजारों छात्रों की सांसें रोक दीं। वो सिर्फ एक मशीन नहीं, एक हत्यारा लग रहा था। इंद्र, जो मशीनों का दीवाना था, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। हे भगवान, ये तो बैटल शटल मिस्टिक बर्ड है, फेडरेशन का सबसे एडवांस मिलिट्री शटल। इसकी कीमत तो कम से कम $100 मिलियन होगी। इंद्र के लिए उस शटल का दर्शन हिमांशु खेत्री से भी ज्यादा कीमती था। एक मैकेनिक की नजरों से वो उस कलाकृति को पूज रहा था। तभी शटल का दरवाजा खुला। अंदर से कोई बाहर नहीं आया, बस दो काली अंगारों जैसी आंखें दिखाई दीं। वो नजर इतनी तीखी थी कि मंच पर खड़े दिव्येंदु चौधरी तक ने नजरें झुका लीं। वो दबदबा महसूस किया जा सकता था। साधना करने वाले सचमुच कितने अमीर होते हैं। इंद्र ने सूखे गले से थूक निकला। असली ताकत इसे कहते हैं। सुना है स्कूल ने हिमांशु सर को खास तौर पर महत्वपूर्ण वर्ग के छात्रों को ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया है, सौरभ ने जलते हुए दिल से कहा। इंद्र का दिल बैठ गया। वो जानता था कि सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों के लिए उस शटल का दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। उसने गहरी आह भरी। उसका सपना मास्टर आर्टिफिसर बनना था, लेकिन उसके लिए पहले 9 अभिजात विश्वविद्यालयों की परीक्षा पास करनी होगी। और उस रास्ते पर हिमांशु खेत्री जैसे लोग मदद करने नहीं बल्कि कुचलने के लिए खड़े थे। साधारण यूनिवर्सिटी में जाकर कल्टीवेटर बनने का चांस 10,000 में एक था, जबकि अभिजात यूनिवर्सिटी में 30%। इंद्र की मुट्ठी अपने आप भिंज गई। वो दूरी, उसके सपने और हकीकत की दूरी आज उसे बहुत ज्यादा लग रही थी। मंच पर हिमांशु का भाषण चल रहा था, लेकिन इंद्र के कानों में कुछ नहीं जा रहा था। उसका दिमाग अपने भविष्य की उधेड़ बुन में लगा था। जल्द ही सभा खत्म हुई। हिमांशु खेत्री महत्वपूर्ण वर्ग के रईसजादों के घेरे में चले गए और सामान्य वर्ग के छात्र, वे लटके हुए चेहरों के साथ अपनी फटी जेबें और टूटे सपने लिए क्लासरूम की ओर चल दिए। आज की पढ़ाई और जिंदगी की असली परीक्षा आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी थी। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद। भाग 5, परीक्षा का दरवाजा। कॉलेज प्रवेश परीक्षा का माहौल अपने चरम पर था। पूरा कैंपस उत्साह और डर के मिले जुले रसायनों में खौल रहा था। मुख्य पाठ्यक्रम महीनों पहले ही खत्म हो चुके थे। ये आखिरी 100 दिन सिर्फ एक ही मकसद के लिए थे, छात्रों को घिस-घिस कर इतना धारदार बना देना कि वे परीक्षा के मैदान में कटे नहीं बल्कि काटें। और हर हफ्ते की एक सुबह इसी धार को परखने के लिए होती थी, सिम्युलेशन परीक्षा। आज वही सुबह थी। गलियारों में शिक्षकों की दौड़ भाग और छात्रों की फुसफुसाहट इंद्र के कानों से टकरा रही थी, लेकिन उसका ध्यान केवल अपनी सांस पर था। उसने गहरी सांस ली, फेफड़ों में हवा भरी और धीरे से छोड़ी। हाथ में उसका छात्र पहचान पत्र यानी स्टूडेंट आईडी कार्ड था। वो सधे हुए कदमों से परीक्षा कक्ष की ओर बढ़ा। धड़ाम, दरवाजा बंद हुआ। बाहरी दुनिया का शोर एक पल में सन्नाटे में बदल गया। इंद्र अब अकेला था। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। 18 साल की उम्र में कबाड़ के पहाड़ों और मौत के साए में पले बढ़े उस गिद्ध यानी वल्चर का सारा साहस उसकी मुट्ठी में सिमट आया। हिमांशु खेत्री जैसा कोई मेंटोर नहीं है तो क्या हुआ? इंद्र ने मन ही मन खुद को ललकारा।
मुझे 9 अभिजात विश्वविद्यालयों में अपनी जगह बनानी है। मेरी लड़ाई मेरी अपनी है और मेरी तैयारी मेरा हथियार है। डर किस बात का? बीप बीप बीप। कमरे के बीच में हवा में एक होलोग्राम प्रकट हुआ। उल्टे गिनती शुरू हो गई थी। 3, 2, 1। जैसे ही अंक 0 पर पहुंचा, एक प्राचीन कुएं की गहराई से आती हुई भावनाओं से परे एक भारी आवाज गूंजी, परीक्षा शुरू हो गई है, अपनी रक्षा करो छात्र। उसी पल कमरे की दीवारों पर खुदे हजारों रहस्यमय ग्लिफ एक साथ जल उठे। इंद्र को लगा जैसे उसकी आंखों के सामने पूरी दुनिया घूम गई हो। तारे, रोशनी, अंधेरा, और अगले ही पल वो एक लाल भूरे अंतहीन रेगिस्तान के बीच खड़ा था। ये सिमुलेशन था, लेकिन इतना असली कि उसकी 5 इंद्रियों पर चोट कर रहा था। अनुभूति। रेत इतनी गर्म थी कि जूतों के तलवे जल रहे थे, जैसे हजारों सुइयां चुभ रही हों। स्पर्श। हवा इतनी भारी और चिपचिपी थी मानो किसी ने उसके शरीर पर एक गीला, गर्म तौलिया लपेट दिया हो। गंध। गर्म हवा के हर झोंके के साथ खून और सड़े हुए मांस की तीखी गंध नथुनों में घुस रही थी। दूर कहीं से भेड़ियों के रोने और किसी अनजान जानवर के मरने की डरावनी चीखें आ रही थीं। इंद्र जानता था कि ये परीक्षा कक्ष द्वारा रची गई महान मायावी भूमि है। यहाँ भावना में बहने का मतलब था मौत, यानी फेल होना। ये सिर्फ किताबों की परीक्षा नहीं थी, ये जिगर की परीक्षा थी। उसने खुद को संभाला। आकाश में एक पारदर्शी तीर चमक रहा था जो दिशा बता रहा था। रास्ता साफ था। 50 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री दौड़। ये एलीट बनने का पहला चरण था। वो दौड़ रहा था। तभी एक छोटे से रेतीले टीले के पास से गुजरते हुए उसकी छठी इंद्री जागी। 18 साल तक कचरे के ढेर में छिपे खतरों को भांपने वाले उसके गिद्ध वाले अनुभव ने घंटी बजा दी। इस टीले के अंदर कुछ है। चटक। टीला किसी बम की तरह फटा। पत्थर और रेत के गुबार के बीच से 2 भयानक आकृतियां हवा में उछलीं। ये गंदे पीले रेत के भेड़िए थे, निम्न स्तर के राक्षस, लेकिन बेहद चालाक और जानलेवा। इंद्र के पास सोचने का वक्त नहीं था, लेकिन उसके शरीर ने फैसला ले लिया था। उसने देखा कि हवा में होने के कारण भेड़िए अभी दिशा नहीं बदल सकते। यही मौका है, भयंकर भालू की मुद्रा। इंद्र ने दौड़ते हुए अचानक अपने शरीर को सिकोड़ा, कंधे झुकाए और किसी भारी भरकम भालू की तरह उन भेड़ियों से जा टकराया। उसका टाइमिंग सटीक था। स्नैप स्नैप, हड्डियों के टूटने की आवाज आई। इंद्र के जबरदस्त प्रहार ने हवा में ही उन भेड़ियों की रीढ़ तोड़ दी। वो बिना रुके उनके ऊपर से कूदा और पलटा। भेड़िए जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। ये जानवर घात लगाकर हमला करने में माहिर हैं, आमने सामने की लड़ाई में नहीं। इंद्र बुदबुदाया। उसने अपने पंजों को स्टील हॉक की मुद्रा में कड़ा किया और भेड़ियों की खोपड़ियां कुचल दीं। खेल खत्म। डिंग डिंग, स्कोरिंग की आवाज आई। युद्ध पशुओं की 13 शक्तियों के इस सटीक प्रदर्शन ने उसके 10 अंक पक्के कर दिए थे। लेकिन इंद्र रुका नहीं। उसने तुरंत अपनी बेल्ट से एक नुकीला पत्थर निकाला। रेगिस्तान में जिंदा रहना लड़ने से ज्यादा जरूरी था। उसने मरे हुए भेड़िए का पेट चीरा, 4 पसलियों को निकालकर उन्हें हड्डी के चाकू में बदल दिया। फिर उनकी खाल सिलकर उसमें भेड़िए का ताज़ा खून भर लिया। पानी नहीं है तो खून ही सही, ये प्यास बुझाएगा, इंद्र ने सोचा। अब वो तैयार था। एक हाथ में हड्डी का चाकू, दूसरे में खून का थैला। अगले 1 घंटे में उसने 4 और राक्षसी प्राणियों को मौत के घाट उतारा। लेकिन वो जानता था, ये तो बस वार्म अप था। अचानक आकाश से हरे रंग के ग्लिफ बरसने लगे। वे एक तूफान की तरह नीचे आए और एक जटिल पहेली में बदल गए। ये सिर्फ गणित नहीं था, ये इतिहास, वॉर जोन, मेडिकल साइंस और युद्ध नीति का एक भयानक मिश्रण था। इसे ही कहते हैं संपूर्ण सिमुलेशन। इंद्र ने अपनी कनपटी थपथपाई। एक रहस्यमय स्रोत से मिला ज्ञान उसके दिमाग में उभरने लगा। वो दौड़ते दौड़ते ही उन सवालों को हल करने लगा। उत्तर टेलीपैथी के जरिए सिस्टम को भेजे जा रहे थे। तभी एक और मुसीबत। अगले प्रश्न के आने से पहले ही हवा में एक जानी पहचानी खूंखार गंध घुल गई। दानवीय पशुओं का एक पूरा झुंड आ रहा था। दहाड़े करीब आ रही थीं। सामने प्रश्न था, गति का गणित और युद्ध मार्ग का अनुमान। और सामने से आ रही थी मौत। यहां सिर्फ दिमाग नहीं, जिगर भी चाहिए। इंद्र मुस्कुराया। सहनशीलता, युद्ध कौशल, इच्छा शक्ति और तेज दिमाग, सब एक साथ। उसने दोनों हाथों में सफेद हड्डी के चाकू थामे और क्रॉस पोजीशन में खड़ा हो गया। उसने अपने सूखे होंठ चाटे। आ जाओ। 4 घंटे बीत चुके थे। रेगिस्तान का वो हिस्सा अब युद्ध का मैदान बन चुका था। इंद्र का शरीर 70 से 80 घावों से भरा था। खून और रेत का एक लेप उसके शरीर पर चढ़ा था। सबसे डरावना घाव उसके पेट में था। एक शैतानी जानवर का टूटा हुआ दांत अब भी वहां धंसा हुआ था।
उसे निकालने की हिम्मत उसने नहीं की थी क्योंकि खून का फव्वारा फूट पड़ता। उसके हड्डी के चाकू घिसकर अब सिर्फ छड़ियां रह गए थे, लेकिन उसकी आंखें, वे अब भी किसी क्रिस्टल की तरह चमक रही थीं। उनमें थकान नहीं, जीत की भूख थी। ये आखिरी होना चाहिए, उसने हाँफते हुए सोचा। तभी आसमान में सुनहरी रोशनी में लिपटे 8 बड़े ग्लिफ अक्षर प्रकट हुए। ये 100 अंकों का अंतिम प्रश्न था, सारांश प्रश्न, यानी एसे क्वेश्चन। प्रश्न छोटा था, लेकिन उसका वजन पहाड़ जैसा था। महान अंधकार युग, द ग्रेट डार्क एज का सारांश लिखें। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद। भाग 6, सभ्यता का विभाजन। इंद्र की भौहें तन गईं, उसकी आंखों में गंभीरता छा गई। वो जानता था कि ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। महान अंधकार युग, ग्रेट डार्क एज, ये वो लकीर है जो कल्टीवेटर सभ्यता के इतिहास को 2 टुकड़ों में बांट देती है। एक तरफ शास्त्रीय खेती काल और दूसरी तरफ आधुनिक खेती काल। ये सवाल जितना सीधा था, इसका उत्तर उतना ही पेचीदा। उसने एक पल के लिए आंखें बंद कीं, और तभी जैसे किसी ने उसके दिमाग का दरवाजा खोल दिया हो। विचारों की बाढ़ बिजली की गति से उसकी चेतना में उतरने लगी। उसे लगा जैसे वो इतिहास की किताब नहीं पढ़ रहा, बल्कि उसे जी रहा है। प्राचीन कृषक, इंद्र के मन में शब्द उभरने लगे। उनका एकमात्र सपना था अमरता। उन्होंने एक ऐसी सभ्यता बनाई जो महिमा के शिखर पर थी। उन्होंने अपनी साधना को व्यवस्थित किया, नींव रखने से लेकर क्लेश सहने तक और अंत में सच्चे अमर बनने तक। उनके लिए आगे बढ़ने का मतलब था जिंदगी की सरहदों को तोड़कर अनंत तारों के सागर में कूद जाना। इंद्र की कल्पना ने उड़ान भरी। वो देख सकता था उन हजारों महान संसारों को जिन्हें प्राचीन कृषकों ने बसाया था। उन्होंने तारों के बीच यात्रा करने के लिए विशाल संचरण संरचनाएं बनाई थीं। वे समय के रहस्यों तक को सुलझाने की दहलीज पर थे। लेकिन हर उत्थान के पीछे पतन छिपा होता है। जैसे जैसे सभ्यता बढ़ी, कृषक और ताकतवर होते गए। उनकी उम्र बढ़ी और साथ ही बढ़ी उनकी भूख, संसाधनों की भूख। इंद्र को याद आया, शुरुआत में 3000 संसारों में गिने चुने शक्तिशाली कृषक थे। नेसेंट सोल के कुछ 100 और स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन के तो बस कुछ दर्जन। लेकिन फिर जैसे एक विस्फोट हुआ, उच्च स्तरीय कृषकों की संख्या गणित के पहाड़ों की तरह गुणा होने लगी। इतिहास में एक कहावत मशहूर थी, नेसेंट सोल कुत्तों की तरह हर गली में घूमते थे और स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन उन्हें टहलाने में मजा लेते थे। भीड़ बढ़ी तो चीजें कम पड़ने लगीं। एक कड़वा सच इंद्र के दिमाग में कौंधा, संसार सीमित है पर भूख अनंत। और इसी भूख ने जन्म दिया गृह युद्ध को। यह युद्ध 3000 साल तक चला। सारे ब्रह्मांड में आग लग गई। जिन प्राचीन कृषकों के पास जादू रचने की ताकत थी, वे अब एक दूसरे के खून के प्यासे थे। ग्रह जलकर खाक हो गए, संचरण संरचनाएं मलबे में बदल गईं। जो कभी देवता माने जाते थे, वे पुराने मौन शैतान अब युद्ध के मैदान में चींटियों की तरह मसले जा रहे थे। वे सिर्फ तोप का चारा बनकर रह गए थे। जब युद्ध थमा तो 27% महान संसार नष्ट हो चुके थे और 90% महान कृषक राख बन चुके थे। शायद युद्ध वहीं खत्म हो जाता अगर लालच का अंत होता। लेकिन एक अनजान दुनिया में एक अनजान कृषक वैज्ञानिक ने एक भयानक खोज कर डाली। उसने सोचा, क्यों ना हम जानवरों को अपनी जगह लड़ने भेजे। उसने फिएंड कॉड वायरस का आविष्कार किया। उसका मकसद था जानवरों की ताकत बढ़ाना। वो सफल हुआ, बहुत बुरी तरह सफल हुआ। शांत स्वभाव के आत्मा पशु इस वायरस के असर से खूंखार हत्यारी मशीनों में बदल गए। अब वे फिएंड बीस्ट्स थे, न थकान, न कमजोरी, न मौत का डर। 100 सालों के अंदर ये जानवर पूरे ब्रह्मांड में फैल गए। कृषकों ने उन्हें अपना हथियार समझा, लेकिन वे 2 बातें भूल गए। ये वायरस जंगल की आग से भी तेज फैलता था। इस वायरस ने जानवरों को सिर्फ ताकत नहीं दी, बल्कि दिमाग भी दिया। 10 अरब जानवर, 100 साल का खूनी युद्ध, और इस भट्ठी में तपकर एक नई प्रजाति का जन्म हुआ, फिएंड जाति, जिनकी बुद्धिमत्ता अब इंसानों से ज्यादा थी। और फिर आया वो दिन, 3000 साल के ग्रह युद्ध का आखिरी दिन। फिएंड जाति जाग उठी। तारों के सागर में फैले अरबों जानवरों ने एक साथ, एक ही वक्त पर अपने मालिकों के गले पर दांत गड़ा दिए। कृषक,
जो खुद को भगवान समझते थे और सदियों से ऐशो आराम में डूबे थे, इन तपे हुए जानवरों के सामने टिक नहीं पाए। अगले 30,000 साल सिर्फ अंधेरा। इसे ही कहते हैं महान अंधकार युग। फिएंड जाति ने अपना राक्षसी साम्राज्य खड़ा किया और इंसानों को गुलाम बना दिया। इंसान ने अपनी इज्जत खोई, गौरव खोया और सबसे बड़ी चीज खो दी, साधना करने का अधिकार। लेकिन बुराई की भी एक उम्र होती है। फिएंड जाति अपनी ही ताकत के नशे में चूर होकर आपस में लड़ने लगी। उनके आपसी झगड़ों ने इंसानों को सांस लेने का एक मौका दे दिया। अंधेरे में भी जुगनू चमकते रहे। अनगिनत इंसानी प्रतिभाओं ने छिपकर कोशिशें जारी रखी और फिर हुई 3 कृषक क्रांतियां। उन्होंने पुरानी गलतियों से सीखा और एक बिल्कुल नई, अलग, आधुनिक कृषक सभ्यता प्रणाली की नींव रखी। इंद्र के दिमाग में जानकारी का आखिरी टुकड़ा फिट हुआ। सर्वोच्च सम्राट, सुप्रीम एम्परर, एक ऐसा नेता जिसकी जिद और मार्गदर्शन ने हारी हुई बाजी पलट दी। उनके नेतृत्व में इंसानों ने पुरानी सभ्यता के खंडहरों को खोजा और 20 प्राचीन गिल्ड को फिर से खड़ा किया। 1000 साल का और खून खराबा हुआ, लेकिन इस बार जीत इंसानों की हुई। मानव जाति फिर से तारों के सागर की शासक बन गई। विनाश की राख से आधुनिक सभ्यता ने एक सुनहरा पुनर्जन्म लिया। इंद्र अभी सर्वोच्च सम्राट के बारे में और सोच ही रहा था कि आकाश में एक लाल रंग की उल्टी गिनती शुरू हो गई। परीक्षा समाप्त। इस संकेत ने उसे ख्यालों से बाहर खींच लिया। उसने जल्दी से अपने उत्तर को समेटा, कुछ आखिरी तथ्यात्मक लाइनें जोड़ीं और सबमिट कर दिया। जैसे ही आखिरी शब्द उसके दिमाग से निकला, वो पूरी मायावी दुनिया एक जोरदार धमाके के साथ कांच की तरह बिखर गई। तितली के पंखों की तरह टुकड़े हवा में उड़ गए। एक अदृश्य शक्ति ने इंद्र को पीछे खींचा। उसकी आंखों के सामने तेज रोशनी कौंधी और अगले ही पल वो वापस अपनी कक्षा की कुर्सी पर बैठा था, पसीने से लथपथ लेकिन चेतना में लौटा हुआ। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद। भाग 7, परिणाम का कड़वा सच। भज। एक धीमी खुरदुरी आवाज के साथ पुराना परीक्षा कक्ष एग्जाम चैम्बर खुला। इंद्र लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। उसने अपना सिर जोर से झटका, मानो दिमाग में भरे कोहरे को झाड़ देना चाहता हो। ग्रेट इल्यूजनरी लैंड में इतने देर रहने के बाद उसके दिमाग की नसें तनी हुई थीं और सिर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। धत तेरे की। बगल से एक खींच भरी आवाज आई। यह सौरभ था, जो अपनी लाल आंखें मल रहा था। मेरे सिर में तो हथौड़े बज रहे हैं यार। ये कबाड़ मशीनें सिर्फ हम मिशमैश क्लास वालों के नसीब में हैं। एलीट क्लास और असेंडिंग क्लास वालों के चैम्बर तो कब के बदल दिए गए। नई जेनरेशन के मशीनें, उन पर चाहे जितना भी लोड पड़े उन्हें रत्ती पर फर्क नहीं पड़ता। और यहां हमारा भेजा फ्राई हो जाता है। सौरभ ने इंद्र की ओर देखा। वैसे छोटे शैतान, इस बार का लेवल सच में बहुत हार्ड था। मुझे तो लग रहा है मैं फिर से लटक गया। तूने कैसा किया? इंद्र ने अपनी नाक रगड़ी। ठीक ठाक ही था शायद। सच तो यह था कि इंद्र को भी इस बार पसीना आ गया था। उसकी मानसिक शक्ति मजबूत थी, लेकिन उसे लग रहा था कि वो अपनी सीमा तक पहुंच चुका है। चल रिजल्ट देखते हैं। सौरभ उत्साह में उसे खींचकर स्कोरबोर्ड के पास ले गया। हर परीक्षा कक्ष के बाहर एक क्रिस्टल प्रोसेसिंग यूनिट लगी थी, जो पलक झपकते ही स्कोर बता देती। बीप। होलोग्राम पर नंबर चमके। 525 अंक। वाह, 525! सौरभ की आंखें फटी रह गईं। अरे वाह रे मेरे शेर, ये तो शानदार स्कोर है। इतने में तो किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिला पक्का है। और तू कह रहा था ठीक ठाक। ज्यादा विनम्र मत बन, नहीं तो मार डालूंगा तुझे। इंद्र ने हॉलोग्राम देखा। दिल को थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन पूरी नहीं। 525 अंक अच्छे थे, यूनियन की टॉप यूनिवर्सिटीज के कट ऑफ के पास। लेकिन उसकी नजर अगली लाइन पर अटक गई, जो लाल रंग में चमक रही थी। आध्यात्मिक उपलब्धि भागफल, स्पिरिचुअल अचीवमेंट कोशेंट 35%। यही वो दीवार थी जिससे इंद्र हर बार टकरा जाता था। स्पिरिट रूट, यानी इंसानी दिमाग के बीच में छिपी एक रहस्यमयी ग्रंथि, पिनियल ग्लैंड। आम इंसान के लिए इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन कल्टिवेटर यानी साधक बनने के लिए यही चाबी है। ये इंसान को ब्रह्मांड की शक्ति से जोड़ती है,
जब ये 100% पर पहुंचती है तब स्पिरिट रूट जागरण होता है और इंसान साधना के रास्ते पर पहला कदम रखता है। आम यूनिवर्सिटी में इस प्रतिशत से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1% भी हो तो चलेगा। लेकिन 9 एलीट यूनिवर्सिटीज, वे तो कल्टीवेटर्स की फैक्ट्रियां हैं। वे आपके परीक्षा स्कोर को इस प्रतिशत से गुणा करती हैं। हिसाब सीधा और क्रूर था कि इंद्र के 525 अंक गुणा 35% इक्वल्स 183.75 प्रभावी अंक, जबकि एलीट क्लास के अमीरजादों का प्रतिशत 60% से ऊपर होता है। अगर वे 300 नंबर भी लाएं तो उनका फाइनल स्कोर 180 हो जाएगा, यानी वे बिना पढ़े भी इंद्र के बराबर हैं। इंद्र के पास स्पिरिट बेस बढ़ाने का कोई रास्ता नहीं था। ये मेहनत का खेल नहीं, पैसे का खेल था। अमीर छात्र रोजाना स्वर्गीय सामग्री, हेवेली मटेरियल्स खाते, महंगे टॉनिक पीते और लाखों रुपए देकर प्राइवेट ट्रेनिंग लेते। महीने का खर्चा करोड़ों में। और इंद्र, वो कबाड़ बीनकर महीने के 10,000 कमाता था, जिसमें से किराया और फीस देने के बाद खाने के लाले पड़ जाते थे। गरीबी। इंद्र ने कड़वी मुस्कान के साथ सोचा, यही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। तभी सौरभ किसी कटे हुए सुअर की तरह चिल्लाया, अरे बाप रे, 2 लोगों को 691 अंक मिले हैं। 691? ये कैसे मुमकिन है? क्लासरूम के सामने लगे बड़े होलोग्राम पर टॉप 10 छात्रों के नाम चमक रहे थे। सबसे ऊपर 2 नाम एक साथ थे, एक सौदामिनी पाल, एक आनंद खान। स्क्रीन पर उनकी तस्वीरें भी थीं, एक बर्फ की गुड़िया जैसी बेहद खूबसूरत और शांत लड़की, और दूसरा एक लंबा चौड़ा और दबंग लड़का जिसकी आंखों में अजीब सी क्रूरता थी। इंद्र को उनके मार्क्स से हैरानी नहीं हुई, लेकिन उनके आध्यात्मिक प्रतिशत ने उसके दिल में ईर्ष्या की चिंगारी जला दी। सौदामिनी 71%, आनंद खान 72%। सौरभ ने ईर्ष्या से होंठ सिकोड़े। टास्क टास्क, देख रहे हो, ये हैं हमारे स्कूल के राजा और रानी, स्कूल की सबसे सुंदर लड़की और स्कूल का सबसे अमीर हीरो, दोनों एलीट क्लास के टॉपर्स, खानदानी रईस, खानदानी कल्टीवेटर्स। सुना है स्कूल ने सिर्फ इनके लिए ही फी एंड ब्लेड हिमांशु खेत्री को बुलाया है। ये दोनों तो 9 एलीट में ऐसे घुसेंगे जैसे अपने बाप के घर जा रहे हों। सौरभ ने एक गहरी नाटकीय हाह भरी। हाय, अच्छी चीजें तो बस अमीरों के लिए बनी हैं। हम लोग तो यहाँ बस भीड़ बढ़ाने आए हैं। कल ये लोग आसमान में उड़ेंगे, कल्टीवेटर्स की दुनिया में ऐश करेंगे, और हम जिंदगी भर मजदूरी करेंगे, नौकर बनकर रह जाएंगे। सोचकर ही रोना होता है। सौरभ बड़बड़ाता रहा, लेकिन इंद्र चुप था। उसकी नजरें स्क्रीन पर सौदामिनी की तस्वीर पर जमी थीं। उसकी आंखों में ना तो सौरभ जैसा गुस्सा था, ना ही हताशा, बस एक अजीब सी शांति थी जिसे पढ़ना नामुमकिन था। सौरभ ने इंद्र के सिर पर हल्का थप्पड़ मारा। ओए मजनू, क्या सोच रहा है? कहीं तुझे सौदामिनी से प्यार तो नहीं हो गया? उसने मजाक में लेकिन चेतावनी देते हुए कहा। बेटा संभल जा, वो आग है। आनंद और सौदामिनी बचपन के दोस्त हैं, दोनों के परिवार रिश्ता तय कर चुके हैं। और वो आनंद, वो बड़ा खतरनाक है। पिछली बार एक नए लड़के ने सौदामिनी का पीछा करने की कोशिश की थी। आनंद ने मार्शल आर्ट्स क्लास में उसकी 3 हड्डियां तोड़ दी थीं। हम जैसे गरीबों को तो वो कच्चा चबा जाएगा। इंद्र ने नजरें हटाई और बेरुखी से कहा, बकवास बंद कर। और वो सौदामिनी, उसका चेहरा देखा है? हमेशा ऐसा रहता है जैसे किसी की मैयत में बैठी हो। इतनी ठंडी लड़की किसे पसंद आएगी? शाम के 4 बज रहे थे। क्लास खत्म होने वाली थी। सौरभ ने इंद्रो की बांह पकड़ी। चल यार, आज पार्टी देता हूं। मैंने एक नया पैनकेक वाला ढूंढा है। उसका ऑमलेट बहुत गजब है। उसमें फायर क्लाउड पाम तकनीक का इस्तेमाल करता है। आज तेरा भाई तुझे डिनर कराएगा। बोल क्या कहता है? इंद्र ने बहाना बनाया। नहीं यार, आज मुझे कुछ जरूरी काम है। अरे तो कल चलेंगे, सौरभ ने कहा और चला गया। जैसे ही सौरभ ओझल हुआ, इंद्र का व्यवहार बदल गया। वो किसी चोर की तरह इधर उधर देखने लगा। उसने सीधे रास्ते के बजाय कैंपस का एक लंबा चक्कर काटा, 2 फूड हॉल पार किए और पीछे के घने जंगली इलाके में घुस गया। कुछ मिनट इंतजार करके ये सुनिश्चित किया कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा। फिर वो दबे पांव एक पुरानी वीरान स्कूल की इमारत की ओर बढ़ा। ये इमारत सालों से बंद पड़ी थी और अब कबाड़ का गोदाम थी। इंद्र पहली मंजिल के एक गुप्त कमरे के पास पहुंचा। उसने दरवाजा धीरे से खोला और अंदर फिसला। दरवाजा बंद होते ही उसे अंधेरे में जंगली घाटी के ऑर्किड फूलों की एक भीनी नशीली खुशबू आई और अंधेरे में 2 आंखें चमक रही थीं। ठंडी बर्फीली आंखें, किसी तेज धार तलवार की तरह नुकीली। उन आंखों में थोड़ी बेताबी थी। रोशनी की एक हल्की लकीर में एक ऊंची घमंडी नाक और सख्ती से भींचे हुए होंठ दिखाई दिए। ये कोई और नहीं, सौदामिनी थी।
स्कूल की वो बर्फ की रानी जिससे बात करने की हिम्मत एलीट क्लास के लड़के भी नहीं करते थे। अगर सौरभ इस वक्त यहां होता तो शायद उसे दिल का दौरा पड़ जाता। वो वही अपनी कटे सुअर वाली चीख निकालता, अरे बाप रे इंद्र, तूने तो सच में मौत को गले लगा लिया। स्कूल की प्रिंसेस के साथ इस अंधेरे कमरे में, तेरी हिम्मत तो देखो। लेकिन यहां सिर्फ खामोशी थी और एक गहरा राज। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद। भाग 8। गुप्त कमरा और सौदा घड़ी की सुई टिकी। 55 मिनट की देरी। तुम 55 मिनट लेट हो। एक बेहद खूबसूरत लड़की की आवाज गूंजी। उसकी टोन किसी बर्फीले पहाड़ की तरह ठंडी और सपाट थी। ये सौम्य दिनी थी। इंद्र ने हड़बड़ाते हुए अपने गंदे हाथ आगे बढ़ाए। माफ करना, ये जगह ढूंढना थोड़ा मुश्किल था। उसने जानबूझकर बात टाली और सीधे मुद्दे पर आया। क्या तुम सामान लाई हो? सौम्य दिनी की पतली सुराहीदार भौएं तन गईं। उसकी तीखी नजरों ने इंद्र को ऊपर से नीचे तक तौला। गंदे कपड़े, धूल से सने हाथ। उसे एक पल के लिए पछतावा हुआ कि उसने इस लड़के पर भरोसा क्यों किया। लेकिन फिर कोई और चारा ना देखकर उसने अपने बैग से एक गोलाकार क्रिस्टल प्रोसेसिंग यूनिट निकाली। ये रहा। उसने सीपीयू को मेज पर रखा। बूट होने के बाद यह बेहद अस्थिर हो जाता है। 3 मिनट चलते ही क्रैश हो जाता है। मैं दर्जनों दुकानों पर जा चुकी हूं, सबका यही कहना है। मॉडल बहुत पुराना है, पुर्जे मिलते नहीं, मरम्मत नामुमकिन है। उसकी आवाज में एक लाचारी थी। सुना है तुम पुराने प्रोसेसर्स के कीड़े हो। अगर तुम इसे ठीक कर सको तो मुंह मांगी कीमत दूंगी। पैसा मेरे लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन हां, अगर तुमने इसे और खराब किया। उसकी आंखों में चेतावनी थी। इंद्र ने एक लापरवाही भरा हाथ हिलाया। देखते हैं, पहले मैं इसे देख लूं, फिर बात करेंगे। इंद्र ने अपनी जेब से धूल रोधी दस्ताने निकाले और पहने। उसका लापरवाह रवैया एकदम गायब हो गया। अब वो एक गंभीर सर्जन की तरह लग रहा था। जैसे ही उसने सीपीयू को हाथ में लिया, उसे एक झंझनाहट महसूस हुई। ये एक असली क्लासिक था, कम से कम 100 साल पुराना। आधी बनावट यांत्रिक थी, आधी क्रिस्टल। उसने गेंद के आकार के उस सीपीयू पर बना एक त्रिकोणीय बटन दबाया। एक धीमी गुनगुनाहट के साथ मशीन जाग उठी। बिजली किसी रफ्तार से अंदर के गियर घूमे। अगले ही पल वो गेंद इंद्र की हथेली से उड़कर हवा में तैरने लगी। ऊपर और नीचे के छेदों से रोशनी निकली और एक विशाल होलोग्राम बन गया। 49 चमकदार ग्लिफ हवा में तैरने लगे, जिन्होंने एक वर्चुअल कीबोर्ड का रूप ले लिया। वाह, ये सचमुच एक कलाकृति है। इंद्र की आंखें प्यार से भर गईं। उसने तुरंत पहचान लिया, ये स्वर्गीय जीथर संप्रदाय का बनाया हुआ 140 साल पुराना ट्यूब टाइप सीपीयू वास्ट टूम 7 था। इतिहास इंद्र के दिमाग में कौंध गया। ये संप्रदाय सिर्फ 50 साल चला था। उन्होंने ये मास्टरपीस बनाया, लेकिन आधुनिक तकनीक से हार गए और दिवालिया हो गए। ये मॉडल उनकी आखिरी महान रचना थी। इंद्र की उंगलियां हवा में बने ग्लिफ कीबोर्ड पर नाचने लगीं। वो टाइप नहीं कर रहा था, बल्कि किसी पियानो या वीणा यानी जीथर को बजा रहा था। उसकी लय इतनी सहज थी कि सौम्य दिनी भी एक पल के लिए देखती रह गई। होलोग्राम पर कोट की कतारें तूफान की तरह गिर रही थीं। मशीन एक धीमी बीप के साथ जवाब दे रही थी। 2 मिनट बाद इंद्र रुका। निदान हो गया? उसने एक अनुभवी डॉक्टर की तरह कहा। समस्या हीट सिंक में है। ये बेचारा 150 साल का बूढ़ा है, जिसे तुम आज के जमाने का भारी डेटा उठाने को कह रही हो। ये ऐसा है जैसे किसी बूढ़े आदमी से 1000 पाउंड वजन उठवाया जाए। उसके जोड़ तो टूटेंगे ही। सौम्यदिनी ने भावुक होकर कहा, ये मेरे किसी करीबी की आखिरी निशानी है। इसे ठीक कर दो, कीमत की चिंता मत करो। इंद्र ने दिमाग दौड़ाया। ये समस्या आम थी, लेकिन इसका समाधान मुश्किल, क्योंकि इसके पुर्जे अब दुनिया में बनते ही नहीं थे। लेकिन इंद्र के पास उसका अपना निजी कबाड़ का खजाना था। ठीक है, इंद्र ने कहा, तकनीकी रूप से ये मुश्किल नहीं है, पर इसके पुर्जे नायाब हैं। बाजार में ये मिलते नहीं। लेकिन किस्मत से मैंने सालों की मेहनत से कुछ प्राचीन हीट सिंक्स जमा किए हैं। मैं अपनी उस अनमोल कलेक्शन का इस्तेमाल करूंगा। कीमत? सौम्यदिनी ने अधीरता से टोका। सीधे कीमत बताओ। इंद्र ने गहरी सांस ली। हाँ, चलो, हम क्लासमेट्स हैं तो डिस्काउंट देता हूं। 95% डिस्काउंट के बाद कुल 98,500 क्रेडिट। कैश या ट्रांसफर? हाँ?
सौम्यदिनी की आंखें सिकुड़ गईं। कमरे का तापमान अचानक 10 डिग्री गिर गया। उसकी आंखों से ऐसी खतरनाक चमक निकली कि इंद्र की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मेरे पास पैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेवकूफ़ हूं, उसने ठंडी आवाज में कहा। 1 लाख क्रेडिट? इतने में तो बाजार से एक नया हाई एंड प्रोसेसर आ जाएगा। तुम मुझे ठगने की कोशिश कर रहे हो? इंद्र ने थूक निकला। सौम्यदिनी का आध्यात्मिक दबाव उसे कुचले दे रहा था। उसका 70% का स्पिरिट लेवल मजाक नहीं था। इंद्र का दिल धक धक कर रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे अपने लक्ष्य की याद आई, यूनिवर्सिटी और उसका भविष्य। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, सच में ये महंगा है, पर ये एंटीक है। एंटीक की मरम्मत की कीमत नए सामान से ज्यादा होती है, और जो हीट सिंक मैं इसमें लगाऊंगा वे मेरे लिए अनमोल हैं। मैंने उन्हें जान पर खेलकर जमा किया है। ये कीमत एकदम जायज है। सौम्यदिनी उसे घूर रही थी। इंद्र पसीने से भीग रहा था, लेकिन उसने अपना आखिरी पत्ता फेंका। अगर तुम्हें महंगा लग रहा है तो कोई बात नहीं, इंस्पेक्शन फ्री है। तुम इसे किसी बड़े शहर की दुकान पर भेज दो। वे 3 से 5 महीने में शायद पुर्जा ढूंढ लें और 10,000 में काम हो जाएगा। 3 से 5 महीने? सौम्यदिनी के चेहरे पर मायूसी छा गई। वो जानती थी कि इंद्र सच कह रहा है। दूसरी दुकानों ने भी यही कहा था, वक्त लगेगा, और उसके पास वक्त नहीं था। उसने एक लंबी सांस छोड़ी। ठीक है, तुम जीत गए। उसने अपनी भावनाओं को छिपा लिया। मैं तुम्हें 1 लाख क्रेडिट दूंगी, लेकिन मुझे काम परफेक्ट चाहिए। कल इसी समय यह मशीन नई जैसी चलनी चाहिए, और मुझे गारंटी चाहिए। अगर इसमें कोई गड़बड़ हुई। इंद्र ने राहत की मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल, मैं वादा करता हूं, अगले 3 साल तक ये घोड़े की तरह दौड़ेगा। सौम्यदिनी ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे मुड़कर चली गई। जैसे ही वो ओझल हुई, इंद्र वहीं कचरे के एक डिब्बे पर धम्म से बैठ गया। उसके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। बच गया। उसने राहत की सांस ली, और फिर वो खुशी से उछल पड़ा। सफलता, जीत गया। 1 लाख क्रेडिट, ये कोई छोटी रकम नहीं थी। इस पैसे से वो अंडरग्राउंड घोस्ट मार्केट जा सकता था। वहां से वो अवैध नकली शक्तिवर्धक दवाएं खरीद सकता था। हाँ, वो जानता था कि ये दवाएं खतरनाक हैं, उनमें मिलावट होती है, साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन वे सस्ती थीं और काम करती थीं। इस पैसे से वो 3 महीने की खुराक खरीद सकता था। अगले 100 दिनों में वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सकता था। ये उसके लिए पुनर्जन्म जैसा होगा। माफ करना सौम्यदिनी, इंद्र ने वास्ट टूम 7 को अपने बैग में डालते हुए सोचा। भले ही तुम स्कूल की देवी हो, लेकिन मुझे ये करना पड़ा। मुझे 9 एलाइट यूनिवर्सिटी में जाना ही है। ये मेरा आखिरी मौका है। इंद्र ने अपने कपड़े झाड़े और चेहरे पर एक विजयी मुस्कान लिए उस कबाड़ के कमरे से बाहर निकल गया। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद। भाग 9, नाक से सामना। स्कूल का दिन समाप्त हुआ। कैंपस के रास्तों पर जहां अभी तक हंसी और ठिठोली गूंज रही थी, अब एक अजीब सी शांति छा गई थी। आसमान से शानदार प्राइवेट शटल किसी पंछी की तरह उतर रहे थे, जो रईसजादों को लेने आए थे। इंद्र थके हुए कदमों से अपने शरीर को घसीटता हुआ गेट की ओर बढ़ा। वो गेट से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक उसका शरीर जम गया। एक लंबी डरावनी परछाई ने उसका रास्ता रोक लिया। क्या तुम इंद्र हो? क्या तुम थोड़ी देर पहले सौदामिनी के साथ थे? एक आवाज आई, शांत लेकिन इतनी ठंडी कि इंद्र की रीढ़ में बर्फ जमा दे। इंद्र की आंखें फैल गईं। उसे लगा जैसे हजारों सुइयां उसके शरीर में चुभ रही हैं। दिल किसी पिंजरे में बंद पंछी की तरफ फड़फड़ाने लगा। सामने खड़े इंसान का दबाव इतना भयानक था कि इंद्र को लगा वो किसी जहरीले कोबरा की आंखों में झांक रहा है। आनंद खान, इंद्र का दिमाग चीखा। क्रिम्सन निम्बस सेकंड का सबसे खतरनाक फाइटर, आज तो मैं कया। आनंद बिल्कुल सहज खड़ा था। दाहिने हाथ में क्रिस्टल प्रोसेसर था, जिस पर वो कुछ गणनाएं कर रहा था। उसने इंद्र की तरफ देखा भी नहीं, जैसे वो किसी पत्थर से बात कर रहा हो। डरो मत, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जैसे कचरे का सौदामिनी के साथ कुछ होना नामुमकिन है, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं। मेरी तुम्हें कुचलने की कोई इच्छा नहीं है। उसकी उंगली ने होलोग्राम पर अगला पन्ना पलटा। लेकिन सुन लो, आनंद ने जारी रखा, ये समय बहुत नाजुक है। अगले 100 दिन जंग के हैं। मैं और सौदामिनी फ्लोटिंग स्पीयर सिटी में टॉप करने के लिए लड़ रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि इस दौरान कोई भी संदिग्ध कचरा उसका ध्यान भटकाए, समझे? इंद्र की मुट्ठी भींच गई। तुम मुझे कचरा कह रहे हो? आनंद ने अब भी सिर नहीं उठाया। गलत मत समझो,
मैं सिर्फ तुम्हें नहीं कह रहा, मेरी नजरों में सामान्य वर्ग, ऑर्डिनरी क्लास के तुम सभी छात्र कचरा ही हो। आखिरी शब्द के साथ आनंद ने अपनी नजरें उठाईं और पहली बार इंद्र को देखा। उस एक नजर में इतना भारी दबाव था कि इंद्र को लगा जैसे उसके पेट में किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। उसका दम घुटने लगा। वो लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हटा और बुरी तरह खांसने लगा। आनंद ने नाक से कुड़ी, एक उपेक्षापूर्ण छी मारी और मुड़कर ऐसे चला गया जैसे रास्ते से कोई पत्थर हटाया हो। इंद्र वहीं झुका रहा, एक सूखे हुए झींगे की तरह। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू आ गए। जब वो सीधा खड़ा हुआ तो उसने आनंद की पीठ को घूरते हुए खुद को कोसा। शापित, शापित, वो मन ही मन चिल्लाया। हाँ तो क्या हुआ अगर तुम लंबे हो, हैंडसम हो, अमीर हो? क्या 18 बिलियन की दौलत और टैलेंट होने का मतलब है कि तुम किसी को भी पैरों तले रौंद दोगे? आधा घंटा बीत गया। इंद्र अब घर की ओर चल रहा था, अकेला। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। रास्ते में पड़े हर कंकड़ को वो लात मार रहा। किस्मत भी क्या चीज है, वो बड़बड़ाया। सिर्फ एक रिपेयरिंग के चक्कर में मैं उस राक्षस आनंद की नजरों में आ गया। अगर पता होता तो सौदामिनी से कम 2 लाख क्रेडिट मांगता, उसने सोचा। आनंद, वो लड़का पानी की तरह पैसा बहाता है, स्वर्गीय खजाने खाता है, मार्शल आर्ट्स मास्टर से ट्रेनिंग लेता है, उसका आध्यात्मिक सूचकांक 70% से ऊपर है, और मैं बस एक। उसने सिर झटका। नहीं, मैं कचरा नहीं हूं। एक दिन मैं मास्टर आर्टिफिसर बनूंगा और तुझे बताऊंगा। लेकिन आनंद से हुई उस मुठभेड़ ने एक कड़वी सच्चाई उसके मुंह पर मार दी थी। उन दोनों के बीच का फासला जमीन और आसमान का था। क्या उसका सपना 9 एलियट यूनिवर्सिटी में जाना और कल्टीवेटर बनना सच में मुमकिन था? इंद्र के दिमाग में एक पुरानी फिल्म का सीन चलने लगा। हीरो ने कहा था, अगर जीवन में सपने ना हो तो हम एक सूखी मछली से बेहतर कैसे हैं? यह डायलॉग उसे हमेशा हिम्मत देता था। लेकिन आज उसे उस सीन का अगला डायलॉग याद आया। दूसरे ने कहा था, तुम्हारे पास तो पहनने को जूते भी नहीं हैं, तो क्या तुम सूखी मछली हो? इंद्र रुक गया। उसने अनजाने में नीचे देखा। पैरों में वही घिसे पिटे कूड़े से उठाए हुए जिम के जूते थे। ब्रांड का नाम मिट चुका था। बाएं जूते में एक बड़ा छेद था जिससे उसका गंदा अंगूठा झांक रहा था। उसे आनंद के जूते याद आए। सुपरस्टार G9, हस्त निर्मित, शैतानी मछली के फेफड़ों से बनी एयर कुशन, जोड़ों की सुरक्षा और रफ्तार में मदद, कीमत हजारों क्रेडिट्स। इस खूनी खेल में जहां हर कोई G9 पहनकर दौड़ रहा है, इंद्र ने सोचा, मैं अपने फटे जूतों और खाली जेब के साथ उनसे कैसे जीतूंगा? इंद्र का दिल हताशा के बोझ तले डूब रहा था। सामने फैला रास्ता बहुत लंबा और धुंधला लग रहा था, बिल्कुल उसके भविष्य की तरह। रात घिर चुकी थी। शहर की रंग बिरंगी बत्तियां जल उठी थीं, जो उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती मालूम होती थीं। चलते चलते इंद्र मुख्य जेल परिसर के पास पहुंचा। सामने एक विशालकाय ढांचा खड़ा था, क्रिस्टल ब्रिज। घर जाने के लिए उसे उस पुल के नीचे बनी एक सुनसान पुलिया से गुजरना था। ये मॉर्निंग सन विलेज का वो इलाका था जहां रात को परिंदा भी पर नहीं मारता था। वो पुलिया से थोड़ी ही दूर था कि अचानक उसे एक तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी। उसने आंखें मली और ऊपर देखा। एक क्रिस्टल ट्रेन तूफान की रफ्तार से गुजर रही थी। ट्रेन की तेज हेडलाइट की चकाचौंध में उसने कुछ ऐसा देखा कि उसके कदम ठिठक गए। रोशनी की उस कौंध में एक परछाई उभरी। पुल के ऊपर रेल की पटरियों के ठीक बीचों बीच एक आदमी खड़ा था। इंद्र का पहला विचार तार्किक था, क्या कोई मेंटेनेंस वर्कर है? लेकिन अगले ही पल उसने खुद को झकझोरा। पागल हो गया क्या? ये क्रिस्टल रेल है, फेडरेशन का राष्ट्रीय खजाना। 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, हर डिब्बे पर मिलिट्री ग्रेड सुरक्षा कवच है, जिसकी टक्कर किसी हाई लेवल कल्टीवेटर के हमले जैसी होती है। पटरियों पर 10,000 वोल्ट की सुरक्षा दीवार यानी सील लगी है। कोई इंसान वहां जिंदा कैसे खड़ा हो सकता है? इंद्र का दिमाग सुन पड़ गया। आत्महत्या! वो बूढ़ा मरने के लिए खड़ा है। रोशनी करीब आई और अब नजारा साफ था। वो एक बूढ़ा था, बेहद अजीब सा बूढ़ा। उसके बाल भूरे और जंगली घास की तरह बिखरे हुए थे। चेहरा इतना प्राचीन और पीना पड़ चुका था जैसे किसी म्यूजियम से भागी हुई हजारों साल पुरानी कोई मम्मी हो। उसके कपड़े भी जमाने के नहीं थे, मोटे, खुरदरे और भद्दे, जैसे 40,000 साल पुराने प्राचीन कल्टीवेटर युग से सीधे चले आ रहे हों। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी वो उसका हुलिया नहीं बल्कि उसका आभा यानी ऑरा था। वो बूढ़ा 100 मीटर ऊपर खड़ा था, फिर भी इंद्र को लगा जैसे कोई अदृश्य हथौड़ा उसके सीने पर लगातार वार कर रहा हो। ठक ठक ठक।
उस बूढ़ा के शरीर से निकलने वाला आध्यात्मिक दबाव किसी विशाल समुद्र की तरह उमड़ रहा था जिसमें इंद्र डूबता जा रहा था। अचानक उसे आनंद खान की याद आई। आनंद का दबाव, वो तो इस बूढ़े के सामने जुगनू की टिमटिमाहट जैसा था, सूरज और मोमबत्ती का फर्क। इंद्र को एक भयानक एहसास हुआ। आनंद अपना दबाव जानबूझकर घमंड में दिखा रहा था, लेकिन ये बूढ़ा, ये तो बस वहां खड़ा था। ये भयानक दबाव तो उसके शरीर से अनजाने में सांसों की तरह निकल रहा था, जैसे आग से गर्मी निकलती है। ए हे, ओ, आह! इंद्र ने घबराहट में हाथ हिलाए और पागलों की तरह चिल्लाया, हटो वहां से, ट्रेन आ रही है, मर जाओगे। पी! ट्रेन की सीटी गूंजी। हेडलाइट की तेज रोशनी ने बूढ़े को नहला दिया, लेकिन उस रहस्यमयी बूढ़े ने इंद्र की चीख को अनसुना कर दिया। उसका पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता बस उस आती हुई मौत ट्रेन पर थी। हैरानी की बात यह थी कि उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी शरारती बच्चे को कोई नया चमकदार खिलौना मिल गया हो। अगले ही पल ट्रेन का दानवीय इंजन उसके बिल्कुल करीब आ गया। तभी धड़ाम! कान के पर्दे फाड़ देने वाली एक भयानक आवाज गूंजी। ऐसा लगा जैसे आसमान फट पड़ा हो। चारों तरफ एक ब्लाइंडिंग यानी अंधा कर देने वाली तेज रोशनी फैल गई, जिसने रात को दिन में बदल दिया। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।